Good morning. Today is 21st December 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर नए रूल्स आए हैं सरकार के कैसे पैसा डिपॉजिट करवाना है। अब बैंक्स के अंदर सिर्फ 10 दिन अब बाकी रह गए हैं। यहाँ पर एंजेला मर्केल से रिलेटेड आर्टिकल है जो कि चांसलर है जर्मनी से। अभी जर्मनी में आपको पता होगा एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो क्या इसकी रिपरकशंस है उनकी प्रेसिडेंटशिप के ऊपर, उनकी चांसलरशिप के ऊपर। तो ये हम आर्टिकल थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ये भी डिस्कस करेंगे। ये जयललिता से रिलेटेड आर्टिकल है, तो एक पर्सनैलिटी कल्ट की बात है, तो हम ये आर्टिकल नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि इंडिविजुअल के बारे में ये आर्टिकल है और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती। और ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये जीएस पेपर 3 के लिए, तो हम इसे जरूर डिस्कस करेंगे, अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। यह भी जीएस 3 इन्वायरमेंट के नज़रिए से मैन एनिमल जो कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उससे रिलेटेड आर्टिकल है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये जो अभी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के बारे में है, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है काफ़ी सफिशिएंट पॉइंट्स। तो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सरकार ने एक नए रूल्स लाए हैं अब डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी के बाद में कि अब बचे हुए 10 दिन में आप कैसे पैसा जमा करा सकते हैं। यानी जिसने भी अभी तक जो पुराने नोट है, पुराने 500 और 1000 के नोट हैं, अभी तक बैंकों में जमा नहीं कराए हैं, सरकार ने अब यह कहा कि बचे हुए लोगों को यानी बचे हुए जो पैसे हैं उनको सिर्फ एक बार में 5000 से ऊपर पैसा जमा कराया जा सकता है। यानी आपको अगर 5000 से ऊपर पैसा जमा कराना है तो आप उस अमाउंट को सिर्फ एक बार में जमा करा सकते हैं। और उसके बाद भी देखिए, बैंक आपसे ये पूछेगा कि अभी तक आपने पैसा जमा क्यों नहीं कराया। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो मैंने आपको बताया कि 5000 जो ऊपर पैसे जमा कराने हैं, इससे ऊपर जो अमाउंट जमा कराना है वो सिर्फ एक बार। ऊपर से जो 2 बैंक ऑफिशियल्स ये पूछेंगे कि इतने लेट आप क्यों हुए। अगर उनको लगेगा कि एक जो रिप्लाई दिया है पैसा जमा कराने वाले ने यह एक अच्छा रिप्लाई है, यानी सब्सटेंस है उनके रिप्लाई में, तो तभी उनका पैसा जमा होगा, अदरवाइज उनका पैसा नहीं जमा होगा बैंक के अंदर में। तो ये देखिए, 2 बैंक ऑफिशियल्स की कमेटी होगी, वो डिसाइड करेगी वेदर वी शुड अलाउ देम टू डिपॉजिट और नॉट। और उसके बाद में देखिए सच एक्सप्रेशन है, जो ये इस तरह की एक्सप्रेशन है उन बंदों पे जो हो एप्लीकेबल नहीं होगी जिन्होंने अभी तक एक बार भी पैसा जमा नहीं कराया बैंक के अंदर में 10 तारीख के बाद में, 8 तारीख को जब डिमोनेटाइजेशन होगा उसके बाद में। यानी कहने का मतलब साफ साफ यही है। देखिए, अगर कई लोग क्या होते हैं, कई लोग किस्तों में पैसा जमा करा रहे हैं। यानी देखिए, जो ये जिनके पास में ब्लैक मनी है वो उनको वाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं इंस्टॉलमेंट्स में, जैसे 10 तारीख से जब ये पैसा जमा कराने की प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, 1-1 लाख करके पैसा धीरे धीरे जमा कराते जा रहे हैं और निकालते जा रहे हैं। इस तरह से कई लोग कर रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके पास में मान लीजिए 2 लाख रुपए हैं, तो उन्होंने अभी तक एक बार भी पैसा जमा नहीं कराया। उनको लगता है कि अभी भीड़ है, लाइनें लंबी हैं और जब 30 दिसंबर लास्ट डेट है तो उससे पहले जमा करा लेंगे। तो इन लोगों पे जिन्होंने अभी तक एक बार भी पैसा जमा नहीं कराया बैंक के अंदर में, इन पे ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। सिर्फ उन पे होंगे कि जिन्होंने बार बार पैसा जमा कराया है, यानी पहले भी वो पैसा जमा करा चुके हैं अपने अकाउंट के अंदर। तो बैंक वाले इनसे पूछेंगे कि भाई जब आपने पहले जमा कराया था पैसा तब आपने इकट्ठा क्यों नहीं कराया, अब क्यों करा रहे हो आप। तो इस तरह के क्वेश्चंस बैंक वाले पूछेंगे। तो देखिए उसके बाद भी अब एक और स्कीम सरकार ने चलाई है। इस स्कीम को हमने कल प्रीलिम की वीडियो में डिस्कस किया था, तो दोबारा एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सरकार ने एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाई है। ये किस लिए है? जिनके पास में भी ब्लैक मनी है, यानी अनअकाउंटेड मनी है। ब्लैक मनी आपको पता होगा एक ऐसा मनी होता है ब्लैक मनी जिस पर टैक्स नहीं दिया होता, यानी सरकार के खातों में वो नहीं होता और जो बैंकों में यानी सरकार के जो इनकम टैक्स है उनकी निगाह में नहीं होता, बैंक की निगाह में नहीं होता, या तो इन पर टैक्स नहीं दिया होता या फिर इलीगल मीन्स से ये पैसा कमाया होता है। तो जो भी ये पैसा है, सरकार ने कहा कि देखिए आपके पास अगर काला धन है तो आप इस पे कुछ टैक्स दीजिए और कुछ हमारे नॉर्म्स जो हैं वो फॉलो कीजिए, और फिर वो जो आपका काला धन है वो ऑफिशियली वाइट हो जाएगा। तो क्या सरकार के नॉर्म्स हैं इस बारे में? सरकार सबसे पहले तो कहती है कि आपको अपने काले धन पे 30% जो है अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, यानी आपने नहीं बताई हुई सरकार को इनकम टैक्स के जो अभी निगाह में नहीं है, सबसे पहले तो आप इस इनकम पे 30% टैक्स दीजिए। आप मान लीजिए अगर आपके पास में 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख में तो लगता भी नहीं, वैसे 1 करोड़ मान लीजिए आप, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं जो कि ब्लैक मनी है यानी अनअकाउंटेड है ये मनी, तो सबसे पहले तो 1 करोड़ पे 30% जो है टैक्स देना होगा, यानी 30 लाख तो साफ साफ टैक्स देना होगा सरकार को। उसके बाद में इस पे सरचार्ज भी लगेगा, यानी 1 करोड़ का 30 लाख तो आपने दे दिया टैक्स के रूप में। अब सरचार्ज आपको पता है, सरचार्ज लगता है टैक्स ऑन टैक्स, और यानी ये सरचार्ज टैक्स पे लगता है। तो 30 लाख आपने टैक्स दिया तो 33% इस पे 30 लाख पे कितना हुआ, 9.9 लाख और हो गया।
तो देखिए उसके बाद में भी सेस और सरचार्ज में आपको डिफरेंस भी पता होगा, कल हमने प्रीलिम की वीडियो में डिस्कस किया था कि सेस जो होता है वो भी टैक्स ऑन टैक्स होता है, लेकिन सेस एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए होता है। जैसे सेस एजुकेशन के लिए है, सेस कोल एनर्जी क्लीन एनर्जी के लिए है, और सरचार्ज जो होता है वो भी टैक्स ऑन टैक्स होता है, लेकिन यह किसी भी चीज़ के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर मीन्स डिसाइड नहीं होता गवर्नमेंट के लिए। और अब देखिए यह हो गया 1 करोड़ आपके पास अनअकाउंटेड मनी थी, 30 लाख आपने टैक्स दिया, 9.9 लाख आपने सरचार्ज दिया, इसके बाद में भी 10 लाख आपको देनी होगी पेनल्टी, टैक्स अलग से पेनल्टी अलग से। तो देखिए 10% इस पे पेनल्टी लगेगी तो कितना होगा, 10 लाख हो जाएगा। तो टोटल कितना हुआ, टोटल देखिए 10 लाख यहां से देख लीजिए, 30 लाख जो टैक्स देना पड़ा, 9.9 लाख सरचार्ज देना पड़ा, तो टोटल हो गया 50 लाख रुपए। यानी देखिए 1 करोड़ जिसके पास अनअकाउंटेड मनी था, 50 लाख तो चला गया उसका वैसे ही। अब बात आती है बचे हुए 50 लाख। अब सरकार ने एक और कंडीशन रखी है कि जो आपका बचा हुआ पैसा है उसका, यानी टोटल का 25% है, बचे हुए का नहीं, टोटल का 25% है, वो आपको बैंक के अंदर जमा कराना पड़ेगा और 4 साल तक आप उस पैसे को नहीं यूज कर सकते। तो ध्यान से सुनिएगा, 50 लाख तो वैसे खत्म हो गया टैक्स टुक्स देने में। इफेक्टिव टैक्स जो बनकर आया वो 50% था, कहने को 30% था, लेकिन इस पर सरचार्ज भी लगा, पेनल्टी भी देनी पड़ी। तो इफेक्टिव टैक्स निकल के आया 1 करोड़ पे 50 लाख रुपए। उसमें से 1 करोड़ का जो 25% है यानी 25 लाख, वो सरकार ने कह दिया कि वो आपको बैंक में जमा कराना पड़ेगा और आने वाले 4 साल तक आप उसे यूज नहीं कर सकोगे। यानी बचा क्या हमारे पास में, जिसके पास भी अनअकाउंटेड मनी है, 1 करोड़ में से 25 लाख उसके पास में बचे और अब उसे यह यूज कर सकता है। तो यह है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। और ऐसा करने पर अगर कोई बंदा ऐसा करता है तो देखिए वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएगा, यानी इनकम टैक्स उससे नहीं पूछेगी कि आपके पास उसके बाद में ऐसा पैसा कहां से आया, कुछ भी क्वेश्चन इनकम टैक्स नहीं पूछेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर वो पैसा इलीगल मीन से कमाया, कि कल को बाद में पता लगे कि मैंने तो किडनैपिंग से कमाया था या रोबरी से कमाया था, तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण में आपने पैसा दे दिया तो आप रोबरी से भी छूट गए। तो वो तो कानून की एजेंसीज हैं जो अपना काम करेंगे कि बाद में अगर खुलासा होता है कि इन्होंने ये पैसा था वो इलीगल मीन से कमाया है। इनकम टैक्स बस यह देखेगी, यह नहीं पूछेगी कि उनके आपने टैक्स दिया कि नहीं दिया, बस इतनी चीज है। अब आगे देख लेते हैं। इसके देखिए काफी तरह के क्रिटिसिज्म हो रहे हैं, कौन कौन से क्रिटिसिज्म है वो हम देख लेते हैं। क्या क्या क्रिटिसिज्म है न्यू रूल्स के। देखिए सरकार ने स्कीम तो चला दी ऐसी वाली कि आप 10 दिन, आने वाले 10 दिनों में सिर्फ एक बार 5,000 से ऊपर पैसा जमा करा सकते हैं। लेकिन अब जो कई लोग बेचारे इनोसेंट भी तो हैं जो ये सोचते हैं कि देखिए एक तो ह्यूमन टेंडेंसी है। ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है कि हमेशा डिले करते हैं चीज़ों को, अरे जमा करवा देंगे यार, क्या दिक्कत है, अभी तो टाइम बचा है। तो कई लोग काफ़ी लेजी होते हैं, तो अब उनको जमा करवाना है तो उनके लिए दिक्कत खड़ी होगी। और दूसरा लॉन्ग क्यूज, पहले कई लोगों ने ऐसा सोचा था कि लाइनें अभी लंबी हैं तो बाद में जमा कराएंगे पैसे, तो बाद में कम टाइम लगेगा। इवन देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ऐसा कहा था कि आप देखिए पैनिक मत मचाइए, 30 दिसंबर का टाइम है और लास्ट में आप कर लीजिएगा, लास्ट में जमा करा लीजिएगा। लेकिन अब टाइम आया तो सरकार की गाइडलाइंस स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। और दूसरा देखिए बैंक जो ऑफिशियल्स हैं, बैंक ऑफिशियल्स पे अब बर्डन पड़ जाएगा इस सब चीज़ों से। अब बैंक ऑफिशियल्स का तो काम इतना रहेगा कि अब सबसे पूछेंगे कि 2 बैंकों का जो अपना टाइम स्पेयर करना पड़ेगा, कि अब वो पूछेंगे कि आपने पहला क्यों नहीं जमा कराया, तो कम से कम उनका टाइम तो वेस्ट होगा ना, उन पे बर्डन तो एक्स्ट्रा पड़ा ही है। और इवन बैंकों के पास में पावर भी आ गई, इस तरह की पावर्स तो इनकम टैक्स वालों के पास होती है। और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है आईबी, जो सीबीडीटी या सीबीसी, यानी अभी देखिए इनकम टैक्स में तो सीबीडीटी के पास में ही है, लेकिन टैक्स की पावर्स मेनली रेवेन्यू मिनिस्ट्री के पास होती है। तो इस तरह की जो पावर्स हैं अब बैंक ऑफिशियल के पास हो जाएंगी, वही डिसाइड करेंगे कि क्या इनका पैसा जमा करना है क्या नहीं करना। तो इनके पास में एक तरह से डिस्क्रिशन पावर आ गई। और क्या ये बैंक के ऑफिशियल्स है जो इस तरह की पावर्स को हैंडल करने में सक्षम है या नहीं, मतलब देखिए वो अपने काम में तो सक्षम है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक तरह का ये एक नया काम इनके लिए है। दूसरा इम्प्लीमेंटेशन भी देखिए, हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग रूल्स होंगे, यानी हर एक ब्रांच के लिए एचडीएफसी कहेगा नहीं जो ये बात कर रहे हैं, जो ये रिप्लाई कर रहे हैं हमारे हिसाब से सही है, एसबीआई कहेगा कि नहीं नहीं जो ये रिप्लाई कर रहे हैं हम इससे सफिशिएंट नहीं है। तो हर एक जो ब्रांच है उनका, इवन अलग अलग बैंकों के अंदर भी और इवन एचडीएफसी के भी जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं उनके अंदर भी अलग अलग रूल्स होंगे, अलग अलग रिप्लाई वो देंगे, अलग अलग रिएक्शन होगा। तो ये तो देखिए आर्बिट्ररी प्रोसेस हो जाएगी पूरी की पूरी। वैसे गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्यों? देखिए गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अभी तक 10 दिसंबर तक एक डेटा के अनुसार 12.44 लाख करोड़ रुपए वापस आ गए हैं गवर्नमेंट के पास में, यानी ये 80% बन जाता है। 15 लाख करोड़ जो करेंसी थी वो सर्कुलेशन में थी डिमोनेटाइजेशन से पहले,
और 15 लाख से 15 लाख थी तो 12 पॉइंट जो 44 लाख है वो तो अभी तक वापस ही आ चुके हैं ऑलमोस्ट। तो ऑलमोस्ट 2.5-3 लाख करोड़ अभी 20 दिन का टाइम बाकी है, और 2.5-3 लाख करोड़ रुपए जो है वो पुरानी करेंसी के वो भी मार्केट में है। तो अब देखिए अगर ये पूरा का पूरा ही वापस आ गया तो क्या होगा, फिर तो सरकार की देखिए बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने चलाई ये स्कीम इसलिए थी क्योंकि सरकार को लग रहा था कि जो 3-4 लाख करोड़ रुपए है या फिर 5 लाख करोड़ रुपए वापस नहीं आएंगे क्योंकि वो ब्लैक मनी था। लेकिन अब तो हर कोई जो है इतना ज्यादा अगर अमाउंट वापस आ गया तो एक तरह से सरकार की किरकिरी हो जाएगी, इसलिए सरकार जो है वो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस यहां पे अपना रही है, ऐसा कहना है एडिटोरियल का। ये एडिटोरियल का व्यू है ये। अब देखिए फिनेंस मिनिस्ट्री ने पहले यह सजेस्ट किया था कि डबल काउंटिंग हो गई होगी इसलिए इतना ज़्यादा फिगर आ रहा है, लेकिन बाद में पहले उन्होंने कहा कि 2.5 लाख तक के जो अमाउंट है उसमें किसी तरह की स्क्रूटनी नहीं होगी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि हर तरह के अकाउंट की स्क्रूटनी होगी, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोग एक यू कैन से दैट एक सिग्निफिकेंस अमाउंट में सफल हो पाए हैं अपने ब्लैक मनी को भी जमा करवाने में बैंक में। तो अब काम बाकी रह जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यह देखे कि कौन कौन से अकाउंट में ब्लैक मनी जमा हो चुका है, उनकी छानबीन करे और आगे यू कैन से दैट जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़े। तो ये सारा आर्टिकल था। कहाँ ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा। मैंने ये आर्टिकल क्यों डिस्कस किया, क्योंकि एथिक्स और एप्टीट्यूड के लिए ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और देखिए क्यों इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसमें काफ़ी तरह के व्यूज़ है। यहाँ पे देखिए ये ह्यूमन की डायमेंशन ऐड की गई कि लाइनें लंबी थी तो एक एटीट्यूड, साइकोलॉजी, और यहाँ पे सरकार का व्यू सामने आया, सभी स्टेक होल्डर्स का व्यू यहाँ पे सामने निकल के आया। तो कल को हम केस स्टडी अगर हैंडल करते हैं तो इस तरह का आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ह्यूमन एटीट्यूड इसमें डिस्कस किया गया, इमोशनल इंटेलिजेंस भी आप कह लीजिए, मतलब काफ़ी कुछ इसमें डिस्कस हुआ एथिक्स की केस स्टडी के लिहाज से। प्रीलिम के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो योजना है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो इसका रिप्लाई आपको देना है। जो अगली न्यूज़ है देखिए वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है, फिर भी थोड़ी सी हम इसको डिस्कस करेंगे। ये क्या कहती है, देखिए आपको पता होगा, देखिए सीरिया में क्राइसिस है, इराक में क्राइसिस है। तो जब भी ये सीरिया इराक में क्राइसिस होते हैं तो देखिए यहाँ से जो है एक तरह से क्या होता है, एक माइग्रेशन क्राइसिस पैदा होता है यूरोप की तरफ में। पिछले दिनों में काफ़ी सुर्खियों में था, और यहाँ से मिडल ईस्ट या नहीं, जो अफ्रीका की जो ऊपर की कंट्रीज़ हैं या फिर जहाँ भी क्राइसिस है वहाँ से लोग जाने की कोशिश करते हैं यूरोप की तरफ में। क्यों जाने की कोशिश करते हैं, तो क्योंकि उनको लगता है कि यूरोप जो है वो ज़्यादा प्रोस्पर्स है और यहाँ पे इनको जो है रोजगार के साधन मिलेंगे, रहने की अच्छी सुख सुविधाएं मिलेंगी, इसलिए वो यूरोप की तरफ अग्रसर होते हैं। लेकिन यूरोप के काफ़ी कंट्रीज माइग्रेशन को लेकर काफ़ी यू कैन से दैट संजीदा हैं और कंजर्वेटिव हैं, वो नहीं चाहते। आज का जो यूरोप है वो पहले का यूरोप नहीं है, और पहले जैसे यूरोप वाले कहते थे कि हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं, कोई भी हो चाहे किसी भी धर्म का हो, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। कुछ कंट्री क्या हैं वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं, वो कहते हैं कि अगर बाहर से जो माइग्रेशन करके लोग आए या फिर इमिग्रेंट्स आए तो वो हमारे रिसोर्सेज को खा जाएंगे, इस तरह की वो बात सोचते हैं। तो यही हुआ, इसकी थोड़ी टाइमलाइन डिस्कस करते हैं। देखिए जो यहाँ से थे, जो सीरिया वगैरह से माइग्रेंट्स गए यूरोप की तरफ में, यूरोप के कई कंट्रीज जैसे हंगरी वगैरह ने इनको कहा कि नहीं, आप हमारे देश में वेलकम नहीं हो और आप जाइए कहीं और जाइए। एंजेला मर्केल जो कि चांसलर हैं जर्मनी की, इन्होंने कहा ठीक है भाई आ जाओ, आप हमारे कंट्री में आ जाइए। काफ़ी विरोध हुआ, ये इन्हीं की कंट्री में इस बात का काफ़ी विरोध हुआ। इनको लगा कि हमारी जॉब्स, हमारी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी, आप क्यों आने दे रहे हैं इनको। तो और इससे सिक्योरिटी ऐसे, क्योंकि देखिए इनमें से कुछ लोग रेडिकल्स निकलेंगे और बाद में बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे। और अब क्या हुआ, एंजेला मर्केल्स ने कहा नहीं, हम वैल्यूज़ वाले देश हैं, हम इनको नहीं रोकेंगे और हमारे देश में इनको शरण देंगे। लेकिन अब क्या हुआ रिसेंट में एक बॉम्ब अटैक हो गया, बॉम्ब अटैक नहीं, टेरर स्ट्राइक हुआ बर्लिन में, जिसमें से 12 लोगों की जान गई। तो इससे क्या होता है, इससे तो देखिए जो लोग पहले ये विरोध कर रहे थे कि नहीं आप इनको मत आने दीजिए, अब इनका स्टांस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब जो थे, यानी एंजेला मर्केल की जो पहले बात थी वो कह रही थी कि हमारा देश एक वैल्यूज़ का देश है, उस जो उनका इंस्टांस था, उनका जो एक यू कैन से दैट एक स्टैंड था, उसको ठेस पहुंची है। अब एंजेला मर्केल जो है 4th टर्म का इलेक्शन लड़ने जा रही है। और भी देखिए इसके अलावा भी काफ़ी इश्यूज जो है उनके लिए कंट्रोवर्शियल होंगे, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा ब्रीफ में हम इसे डिस्कस करते हैं। एक तो उनकी जो इमिग्रेंट्स पॉलिसी है वो भाई जो इन्होंने पहले कहा कि हमारे देश में वेलकम है, और जो अपोजिशन पार्टीज थे उन्होंने इसका विरोध किया था, जो राइट फंडामेंटलिस्ट वहाँ पर हैं। और जीनोफोबिया वहाँ पर जर्मनी और जो काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ में आजकल जीनोफोबिया मतलब बाहर के देशों से यू कैन से दैट एक फोबिया, जीनो मतलब फॉरेनर से फोबिया, इस तरह का कुछ है। और यूरोपियन का बेल आउट, देखिए यूरोपियन यूनियन के जब इश्यूज थे तो जर्मनी ने एक सहायता प्रोवाइड की थी ग्रीस को,
तो इसका भी काफ़ी विरोध हुआ था कि लोग कह रहे थे कि आपने ग्रीस को इतना सारा पैसा दे दिया, और ग्रीस तो एक डूबने वाला कंट्री है और पिग्स कंट्री में ही आता है, और ग्रीस है, इन्होंने अपना जो पैसा है संभाल के नहीं रखा और बेकार की पॉलिसी से, यानी जो भी स्थिति है आज ग्रीस के अंदर उसका जिम्मेदारी खुद है ग्रीस वाले, तो आप क्यों पैसा दे रहे हैं ग्रीस को। इस बात का भी मर्कल ने भी पैसा दिया उनको। मर्कल ने कहा कि देखिए यूरोपियन यूनियन को संभाल के रखने के लिए उनको पैसा देना जरूरी है, उनको बेल आउट करना जरूरी है, और सेंट्रिस्ट अप्रोच। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए आगे का जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ये आर्टिकल है। सॉरी, हुआ क्या, देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो होती हैं, देखिए एक जिनके एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, छोटा प्लांट होता है, फिक्स्ड अमाउंट होता है, फिक्स्ड इनकम होती है। अब देखिए आजकल शायद 1 करोड़ है, ये चेंज होती रहती है, तो आप इसे चेक कर लीजिएगा आजकल अमाउंट कितना है। यानी कहने का मतलब ये देखिए छोटा सिलाई सेंटर मान लीजिए, या फिर ये छोटे उद्योग जो होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, बीड़ी बनाने की फैक्ट्रीज मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, तो काफ़ी इनके एडवांटेज रहते हैं। कई बार क्या होता है स्मॉल स्केल की जो ओनरशिप होती है वो जेंडर के पास में होती हैं, और भी काफ़ी एडवांटेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के होते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, काफ़ी एम्प्लॉयमेंट गरीबों को और दूर दराज के इलाकों में यहाँ पर मिल जाता है, और लोकल मार्केट की डिमांड्स को ये फुलफिल कर देती हैं। फॉरेन एक्सचेंज की इनकम, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जो हथकरघा उद्योग है यानी कढ़ाई का उद्योग है, काफ़ी फेमस होता है विदेशों में, तो ये विदेशों में बेचते हैं तो काफ़ी इनसे पैसा मिलता है, तो फॉरेन एक्सचेंज इनकम भी हमें मिलती है। वुमेन को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, जैसे सिलाई की फैक्ट्री होगी तो इससे वुमेन को काफ़ी एम्प्लॉयमेंट मिलती है, और जो रूरल और अर्बन के माइग्रेशन को बीच में रोकता है। जैसे लोगों को अगर देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गांव में इस्टेब्लिश की तो वो क्यों शहर में जाएंगे, क्या जरूरत है उनको शहर में जाने की। और इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी दूसरे तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी सहायता करते हैं, और जो लोकल रॉ मटेरियल है उसका भी अच्छे से यूज़ करते हैं, तो काफ़ी इसके फायदे हैं, आगे भी आएंगे देखिए। और दूसरा देखिए, ये पहले हम डेफिनेशंस डिस्कस कर रहे हैं सारी की सारी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है, इनके फायदे क्या हैं, एंसिलरी इंडस्ट्रीज क्यों हैं, क्योंकि देखिए अब आगे जो आर्टिकल है जब तक डेफिनेशंस अच्छे से नहीं पता होंगे तो आर्टिकल्स में थोड़ी दिक्कत आएगी। एंसिलरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो देखिए एक मेन इंडस्ट्रीज को प्रोडक्ट बनाने में सहायता प्रोवाइड करती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मारुति का देखिए जो प्लांट है वो गुड़गांव में मान लीजिए, गुरुग्राम में है। अब देखिए मारुति को क्या है, मारुति कार बनाती है, यानी नैनो कार मारुति बना रही है। अब जहां मारुति का प्लांट है तो उसके साथ साथ में कई ऐसी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो जाएंगी, जैसे मान लीजिए कोई स्टेयरिंग बनाने की इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो गई, कोई कहेगा मैं पैडल बना के दे दूंगा आपको, कोई कहेगा मैं आपको स्टील का ढांचा खड़ा करके दे दूंगा। यानी कहने का मतलब है एंसिलरी इंडस्ट्री वो होती है जो मेन इंडस्ट्री को अपने प्रोडक्ट्स को फाइनल टच देने में सहायक प्रोवाइड होती है। अब देखिए ये तो मारुति के जो प्लांट है उसमें तो सब कुछ यू कैन से दैट असेंबल होएगा, अटैच होएगा, लेकिन ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, ये स्टीयरिंग हो गया, ये पैडल हो गया, फिर जो कुछ भी है ब्रेक्स होंगे, ये खुद नहीं बनाते, ये क्या करते हैं, इनको बाहर से खरीदते हैं। तो अब क्या होगा, जो मारुति का जो प्लांट है गुड़गांव के अंदर उसके आसपास ही इस तरह की इंडस्ट्रीज लग जाएंगी अपने आप में, क्योंकि इनको पता है कि मारुति तो हमारे प्रोडक्ट्स को खरीद ही लेगी, तो इसलिए मारुति के प्लांट के साथ साथ ऐसी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो जाएंगी। ऐसी इंडस्ट्रीज को हम कहते हैं एंसिलरी इंडस्ट्रीज। यानी देखिए ऐसी इंडस्ट्रीज आर दोज विच मैन्युफैक्चर पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स फॉर द बिग इंडस्ट्रीज, यानी जो बड़े मैन्युफैक्चर के लिए अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो आगे डिस्कस करते हैं। अब क्या है, अब एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देखिए जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट इनकी रेगुलर होती है और अनऑर्गेनाइज की इरेगुलर होती है। जैसे आप मान लीजिए कुछ भी छोटा बीड़ी बनाने की या फिर झाड़ू बनाने की फैक्ट्री है तो उसमें काफ़ी कुछ अनऑर्गेनाइज्ड रहेगा। अब ऑर्गेनाइज में तो सरकार के सारे नियम लागू होते हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, ये हॉलीडेज, सरकार की छुट्टियां, सरकार की ग्रेट्युइटी, सब कुछ, लेकिन इनमें नहीं होते। इनमें तो देखिए अपनी मर्जी से छुट्टी देना है, यानी एम्प्लॉयर की मर्जी और विम्स एंड फैंसीज पर है कि इनको एम्प्लॉयमेंट देना है कि नहीं देना है। तो थोड़ा सा डिफरेंस था इसके बीच में। अब आते हैं हम आर्टिकल की तरफ में। ये जो एडवांटेज हैं वो आर्टिकल में दिए हुए हैं। स्मॉल जो यूनिट्स हैं वो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इनका अच्छा लगता है, लेबर को अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि इनको ज़्यादा फायदा कमाना होता है और इनका जो इकोनॉमिक मॉडल होता है वो वाइबल होना चाहिए, इसलिए वो लेबर को अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं अच्छे होते हैं इनके। और देखिए ये ज़्यादा एफिशिएंट भी होते हैं, रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करते हैं क्योंकि रिसोर्सेज की कदर करना ये जानते हैं और टेक्निकली जो टेक्नोलॉजी इनके पास होती है वो ये अच्छे से एफिशिएंट करते हैं, मशीनों को संभाल के रखते हैं। लेकिन नई टेक्नोलॉजी ये नहीं ला पाते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे हम ये। और सेवरल स्टडी ये शो करते हैं कि जो स्मॉल स्केल का जो आइडिया है वो ये ग्रोथ फेवर करता है और ये जो भी है मतलब स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज
पुअर होती है ये, क्योंकि देखिए पुअर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है और ऐसे जो प्रोडक्ट्स ये डेवलप करती है जो गरीबों से जिनका फायदा होता है। और चैलेंजेस क्या क्या हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के? चैलेंजेस तो देखिए काफ़ी हैं, क्योंकि इनको रिसोर्सेज नहीं मिल पाते उपलब्ध मात्रा में। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पहले हमने कहा कि जितने इनके पास रिसोर्सेज होते हैं वो अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, लेकिन रिसोर्सेज हो ही ना तो ये क्या करेंगे बेचारे, तो रिसोर्सेज नहीं होते इनके पास में। दूसरा, इनके पास में क्रेडिट की कमी आती है, लोन नहीं मिल पाता इनको अच्छे से, बैंकों से लोन नहीं मिल पाता, मार्केटिंग इनकी अच्छी नहीं हो पाती। देखिए एक तो प्रोडक्ट है, मान लीजिए आप, एक तो वेस्टर्न प्रोडक्ट्स हैं, वेस्टर्न के प्रोडक्ट्स हैं, इनकी डिमांड अच्छी होती है। जीन्स मान लीजिए आप, अगर कोई एक तो छोटी स्मॉल इंडस्ट्री है जो जीन्स बना रही है, यानी अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है, जीन्स है। एक जो वेस्टर्न प्रोडक्ट्स हैं जैसे यूसीबी मान लीजिए या फिर यूएस पोलो मान लीजिए। अब देखो कहाँ इनकी मार्केटिंग तो इतनी अच्छे से होती है, यूएस पोलो, यूसीबी, बेनेटन। और एक इनकी देखिए छोटी इंडस्ट्री होती है, इनकी मार्केटिंग बिल्कुल अच्छे से नहीं होती। जैसे आप दिल्ली में टैंक रोड की मार्केट मान लीजिए, जैसे 150-200 की जींस मिलती है, इनकी जो मार्केटिंग है बिल्कुल अच्छे से नहीं हो पाती। लेकिन बड़ी इंडस्ट्रीज है, इनकी मार्केटिंग तो बहुत अच्छे से हो पाती है, इसलिए मार्केटिंग की दिक्कतें इनको आती हैं। और दूसरा देख लीजिए इकोनॉमी ऑफ स्केल मान लीजिए, ये ज़्यादा इकोनॉमी ऑफ स्केल का भी फायदा नहीं उठा पाते। जैसे अब झाड़ू बनाने की फैक्ट्री है, देखिए झाड़ू बनाने की फैक्ट्री है, अब ज़्यादा झाड़ू बनानी है तो भी देखिए बंदे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी तो इनके पास में है नहीं ना, मशीनों से तो ये झाड़ू बना नहीं रहे, ये हाथ से झाड़ू बना रहे हैं तिनके इकट्ठे करके। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल का, अगर आज 100 झाड़ू बनाते हैं तो अगर कल को 1000 झाड़ू का ऑर्डर आता है तो ऐसा नहीं है कि ये झाड़ू बनाना सस्ता पड़ जाएगा, उतने ही बंदे एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, उतना ही फायदा इनको तब होएगा। यानी इकोनॉमी ऑफ स्केल का इनको फायदा नहीं हो पाता। और जो लार्ज यूनिट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस है देखिए बेटर होती है, इसलिए इनको देखिए एक मार्केट में कंपटीशन में एज नहीं मिल पाता। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मार्केट में देखिए कंपटीशन होता है, ये कंपटीशन को सहन नहीं कर सकते। अब जैसे बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो तो क्या है, एक बार घाटा भी सहन कर लेती हैं, या फिर यू कैन से दैट कंपटीशन के लिए जो है बेटर टैकल करती हैं। लेकिन ये छोटी इंडस्ट्रीज हैं, कंपटीशन को अच्छे से टैकल नहीं कर पाती। और अब देखिए अलग से देखिए, पहले हम स्मॉल इंडस्ट्रीज को डिस्कस कर रहे थे, अब ये है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखिए दोनों होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, हाउस होल्ड भी, नॉन हाउस होल्ड भी। एक तो ऐसा कुछ जैसे कि पूरा का पूरा परिवार ही कुछ बनाने में लगा हुआ है, और एक नॉन हाउस होल्ड भी, यानी देखिए दोनों तरह की इंडस्ट्री हो सकती है। और दूसरा देखिए लार्ज जो हमारे देश के अंदर में एम्प्लॉयमेंट जो प्रोवाइड करता है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही प्रोवाइड करता है, और ये डेफिनेशन में स्मॉल भी है। यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो स्मॉल स्केल ही होता है, बड़ा स्केल पे नहीं होता, क्योंकि बड़े स्केल पे अगर अनऑर्गेनाइज होएगा तो सरकार पकड़ लेगी, टैक्स वाले पकड़ लेंगे कि आप टैक्स क्यों नहीं दे रहे, या फिर जो लेबर होती है उनके साथ अगर कुछ दुर्व्यवहार होता है तो ये पकड़ लेंगे। इसलिए स्मॉल स्केल में चोरी छुपे ज़्यादातर ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। दूसरा देखिए अब इनको क्या होता है, इनको अपने इनको डिसेंट वेजेस प्रोवाइड करने होते हैं, तो इसलिए जो इनका मॉडल है वो इकोनॉमी होना चाहिए, इकोनॉमिक वाइबल होना चाहिए। यानी इनको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होना चाहिए, तभी ये डिसेंट जो है वेजेस प्रोवाइड कर सकेंगे और इनकी जो ग्रोथ हो वो जो पुअर हो सकेगी। और दूसरा देखिए जो इनकी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी होती है स्मॉल जो इस यूनिट्स की अनऑर्गेनाइज की, वो इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती। और इनको देखिए इसलिए ज़रूरी है कि इनकी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि एक चैन में इस्टाब्लिश हो जाएं, ताकि अपने प्रोडक्ट्स को एक रीजनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर हो जाए, इतनी इनकी टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अब दोनों डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्सेज में ऑर्गेनाइज सेक्टर, दोनों की क्या क्या देखिए, कौन ज़्यादा ऊपर रहता है, कि कौन ज़्यादा कैपेबल है, किन पैरामीटर्स पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए एक तो है टेक्निकल एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होती है, और दूसरी है कि जो प्रोडक्ट्स होती है यानी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर पाने में कौन ज़्यादा सक्षम है, कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं वो ज़्यादा इन दोनों पैरामीटर्स पर खरे उतरते हैं, यानी ज़्यादा सक्सेसफुल है। ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी बड़ी इंडस्ट्री जैसे कि अंबानी या फिर अदानी टाइप के लोग, ये ज़्यादा सक्सेसफुल है दोनों के दोनों पैरामीटर्स में। अदानी अंबानी टाइप लोगों की देखिए एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है और इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट भी अच्छे से कर पाते हैं। यानी सिर्फ अदानी और अंबानी है तो बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज भी जो ऑर्गेनाइज है उनके भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए। अब देखिए अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर होते हैं इनके पास में देखिए पूरे के पूरे जब रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो इसका फायदा इन्हें नहीं मिल पाता। देखिए अब छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, अब ग्रोथ हुई बहुत ज़्यादा तो क्या हुआ, लोगों के इनकम लेवल्स बढ़ेंगे। आप एग्जांपल मान लीजिए छोटा सा एक आप रफ पेज लेते हैं क्योंकि अच्छा आर्टिकल ये है, इसे अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए लोगों इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो लोगों के इनकम लेवल्स बढ़ जाएंगे। अब कल को देखिए किसी की तनख्वाह थी 10,000 रुपये, आज किसी की तनख्वाह होगी 1 लाख रुपये। अब क्या होगा, पहले ये बंदा देखिए अगर सिंपल प्रोडक्ट्स खरीदता था
यानी अनऑर्गेनाइज से सिंपल प्रोडक्ट्स खरीदता था। तो अब क्या होगा, पहले सिंपल जींस खरीदता था, अब इनकी तनख्वाह बढ़ गई, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, लोगों को इसका फायदा हुआ, इनकम लेवल राइज हो गए, 1 लाख अब इसकी तनख्वाह हो गई। तो क्या होगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इसका फायदा नहीं होता। अब इसका फायदा क्या होएगा, इसका फायदा होएगा अब ऑर्गेनाइज सेक्टर को, क्योंकि अब देखिए ये बड़े वेस्टर्न प्रोडक्ट्स खरीदने लग जाएंगे, फिर हमारे इंडिया की बड़ी जो ब्रांड है वो खरीदने लग जाएंगे। तो ये इनकी जो डिमांड्स हैं, जींस हैं, वो अब ये ब्रांडेड खरीदने लग जाएंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जींस नहीं खरीदेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए पहले अगर तनख्वाह थी किसी बंदे की 10,000 रुपये, अब बढ़कर तनख्वाह हो गई 1 लाख रुपए। पहले तो देखिए वो झाड़ू से काम चलाते थे, झाड़ू खरीद लेते थे घर की साफ सफाई के लिए। अब जबकि तनख्वाह 1 लाख हो गई तो ये वैक्यूम क्लीनर खरीदेंगे। तो एक तरह से कहने का मतलब ये है, जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, फिर इनकम लेवल्स बढ़ते हैं, तो इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा नहीं हो पाता अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, और ऑर्गेनाइज सेक्टर इसका फायदा ज्यादा उठा लेते हैं। और क्या 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 डिसएडवांटेज हो सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, तो यहाँ पे ये देख लेते हैं। ये इनकम वाला तो फैक्टर हमने डिस्कस कर ही लिया। और जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं, जो जिसका फायदा देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर को होना चाहिए था, उसका फायदा भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर को ही होता है। और देखियो कि क्यों होता है ऐसा, क्योंकि देखिए ये सारी की सारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज जो होती हैं उसमें इंटरमीडिएटरीज होते हैं। यानी देखिए जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि आजकल बड़ी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, अपने आप से लेबर को हायर नहीं करती, थर्ड पार्टी से अपने फैक्ट्री के लिए लेबर मंगा लेती हैं, क्योंकि इनको पता है कि अब हम लेबर हायर करेंगे तो हम तो ऑर्गेनाइज्ड हैं, हमें तो सारा हिसाब देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो ये क्या करते हैं, खुद से हायर ना करके एक कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी ही सभी तरह की लेबर को हायर करती है और वो अनऑर्गेनाइज्ड आप उसे कह सकते हैं। तो आजकल इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। सॉरी। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल है, इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल का भी अब ज़्यादा फायदा हो नहीं पाता अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब शहर में देखिए पुल बना दिए, ब्रिज बना दिए अच्छे, और अच्छे ज़्यादा यू कैन से दैट शहर में और भी अच्छी फैसिलिटीज उपलब्ध हो गई, इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी हो गई। तो ऐसा क्या है, देखिए इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़्यादा फायदा ऑर्गेनाइज सेक्टर को ना हो गए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ना हो गए, ऑर्गेनाइज सेक्टर को ही होता है। अब देखिए आप कोई भी और भी एग्जांपल लीजिए, काफ़ी सारे एग्जांपल हैं। जैसे अब देखिए छोटे स्मॉल स्केल चाय की फैक्ट्री है, स्मॉल स्केल चाय की फैक्ट्री है, या फिर अनऑर्गेनाइज है ये। अब शहरों में ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, अगर दूर दराज के गांव में ये चाय की फैक्ट्री है तो इसका ज़्यादा फायदा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने का चाय की फैक्ट्री को नहीं होएगा। तो ऐसा इनका कहना है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में डेवलप होता है तो इसका भी ज़्यादा फायदा ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी अंबानी अदानी टाइप लोग ले जाते हैं, और छोटे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने का फायदा नहीं हो पाता। और कौन कौन से चैलेंजेस हैं, बहुत चैलेंजेस हैं इसके। तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हमारा तैयार हो जाता है इस आर्टिकल से। एक ये है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो एक स्मॉल स्केल लोकल नीड्स को ही ये फुलफिल करता है, और बड़े लेवल पर ये अपनी जो मार्केट की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता। क्योंकि देखिए इनके पास में क्या होता है, रोड लेंथ ही। अब देखिए हम कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा नहीं होता अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, इनको लेकिन एकमात्र जो इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा होता है छोटा सा रोड लेंथ का इनको फायदा होता है। अगर जब भी देखिए दूर दराज के इलाकों में, गाँव में अगर कोई अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्री है तो क्या होगा, आप पोल्ट्री फार्म मान लीजिए, अनऑर्गेनाइज कोई पोल्ट्री फार्म है, तो देखिए अगर रोड अच्छे हैं उनके आसपास तो बस एकमात्र फायदा इनको यह होता है। एक दो और भी होते हैं वैसे जो हम बात करेंगे आगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मान लीजिए, ये सब मान लीजिए देखिए। लेकिन क्या कहने का मतलब ये है कि इनके लिए छोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा नहीं चाहिए। अब कोई दूर दराज के इलाकों में देखिए मुर्गा फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, तो इनके लिए तो बस अच्छा यही है कि एक हमारे आसपास के जो रोड है, वो सड़क है, वो अच्छी हो जाए ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स आसानी से दूसरे सेक्टर की तरफ पहुँचा सकें। तो ऐसा ही इनका कहना है। अब सजेशन क्या क्या है, देखिए सजेशन तो आपको पता ही होगा कि पॉलिसी मेकर्स को बढ़िया इनके लिए पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर देता है और डिमांड्स को फुलफिल करता है। तो देखिए एक इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, प्रोडक्ट जो क्वालिटी है उसकी तरफ इनको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखिए आजकल क्या है, जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, फिर इनकम लेवल राइज करते हैं, तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पहले देखिए, आज से 4-5 साल पहले देखिए जो पानी सप्लाई का आता था वही लोग पीते हैं। आजकल देखिए पिछले 5-6 सालों में इतना बूम आ गया है कि जो वाटर के जो फिल्टर्स हैं, यानी कैंट प्यूरीफायर और इन सब का जो, तो इसलिए आजकल प्रोडक्ट की जो क्वालिटी का दौर है, तो इस पर अनऑर्गेनाइज को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और सरकार को भी इनकी प्रोडक्ट क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए कदम उठाने चाहिए। और जो सेकंड है, इनकी देखिए इनकी भी एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर का, ताकि इनको भी इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा हो सके। और जो ये दूसरी जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो देखिए इनको क्या है, इंस्टीट्यूशंस को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, और क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट, जो सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं हमारी देश की तरक्की की तरफ में, और ये ज़्यादातर रिमोट एरियाज़ में यू कैन से इट लोकेटेड होते हैं। तो इसलिए सरकार को ऐसा भी देखना चाहिए ताकि इनकी एक्सेसिबिलिटी मार्केट की तरफ में अच्छी मेंटेन रहे।
तो और देख लें, एक अर्बन का एडवांटेज है। देखिए, जो और अनऑर्गेनाइज सेक्टर या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अर्बन सेक्टर में होती है उनको फ़ायदा होता है और वो अच्छे से अपने आप को वहाँ एडोप्ट कर पाए हैं। और आने वाले दिनों में जैसे स्मार्ट सिटीज़ होती हैं, स्मार्ट सिटीज़ हैं, सरकार प्रोग्राम चला रही है, तो इनका भी फ़ायदा अनऑर्गेनाइज सेक्टर को होगा। तो ये एक अर्बन डायमेंशन, अर्बन एंगल यहाँ पे दिया है। लेकिन हुआ क्या, देखिए हुआ ये है कि एक तरह से जो आप कह सकते हैं जो सेंसस टाउन्स और दो तरह के टाउन्स होते हैं, आपको पता होगा, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन नुकसान क्या, देखिए दो तरह के टाउन होते हैं, एक तो स्टैचुटरी टाउन, एक सेंसस टाउन। स्टैचुटरी टाउन वो टाउन होते हैं जिसमें म्यूनसिपैलिटी होती है या कैंट बोर्ड या फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, इन तरह की चीज़ें होती हैं। सेंसस टाउन्स कौन से टाउन्स होते हैं, इनमें 3-4 कंडीशंस होती हैं। एक तो इनकी पॉपुलेशन 5,000 होनी चाहिए, एक जो है 75% जो वर्किंग पीपल हैं वो प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर टाइप सेक्टर में नहीं होने चाहिए और सेकेंडरी या टेरिटरी सेक्टर में होने चाहिए, और जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो एटलीस्ट 400 किलोमीटर 1 किलोमीटर में होनी चाहिए। तो यह डिफरेंस है स्टैचुटरी टाउन में और सेंसस टाउन में। तो अब होता क्या है, सेंसस टाउन तो डिक्लेयर हो गए हैं, बहुत सारे हमारे देश में ऐसे टाउन हैं जो सेंसस टाउन तो डिक्लेयर हो गए हैं, यानी इस 3-4 जो डिसीजंस हैं, 3-4 जो कंडीशंस हैं, इनको फुलफिल करते हैं। लेकिन जो स्टैचुटरी टाउन है वो अभी तक वो डिक्लेयर नहीं हुए हैं। तो ये देखिए, अभी तक स्टैचुटरी टाउन है वो है 4021 और सेंसस टाउन है 3799। इसका भी नुकसान इनको होता है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं, क्योंकि देखिए जब तक ये आप स्टैचुटरी टाउन नहीं बनोगे यानी म्यूनसिपैलिटी टाइप की चीज़ें आपके शहर में नहीं आएंगी, तो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में दिक्कत होगी और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। उसके बाद में देखिए एक हाउस होल्ड का भी एंगल है। हाउस होल्ड क्या होता है, देखिए हाउस होल्ड जो होते हैं वो कम कैपेबल होते हैं, यानी एफिशिएंसी इनकी कम होती है। जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है यानी सिर्फ फैमिली के सदस्य काम कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री में, तो क्या होंगे, वो संजीदा नहीं होंगे, ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे, थोड़ा सा काम कर लिया फिर आराम कर लिया। तो इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो नॉन हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो ज़्यादा प्रोफेशनल होता है, ज़्यादा सीरियस होता है। और यूटिलिटी क्या है, अब देखते हैं इसकी पेपर की। GS3 में साफ साफ इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए यह है कि रिसेंट रिसर्च ने यह शो किया कि अगर इनकम लेवल राइज होते हैं तो भी जो है इनकी डिमांड नहीं पड़ पाती अनऑर्गेनाइज सेक्टर के प्रोडक्ट्स की। तो कौन से फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और क्या हम करें कि इसको एफिशिएंसी आज के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। प्रीलिम के लिए क्वेश्चन यह है कि जो रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो अगला आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो मैन और एनिमल कन्फ्लिक्ट के बारे में ये आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये आर्टिकल है। देखिए 2014 में एक सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी, जल्लीकाटू, जो एक तमिलनाडु का एक खेल है, और सरकार ने कहा कि नहीं, जो एनिमल्स है उनको आप अपने उनके राइट्स और प्राइवेसी से जो है आप डिप्राइव नहीं कर सकते, और इनके लिए एनिमल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट थी। लेकिन अब जो रिसेंट के केस हुए उससे तो कम से कम यह शो करता है कि इसका अमल कम ही हो रहा है। गुरुग्राम में एक लियोपार्ड की हत्या कर दी गई मार के, क्योंकि वो आ गया था उनके इलाके में, गाँव में वो एंटर कर गया था। दिल्ली फॉरेस्ट ने भी एक जो लियोपर्ड आ गया था खुले में यमुना के जो फ्लड प्लेन्स थे उनके पास में, तो इन्होंने क्या किया, इनको शांत कर दिया यूजिंग जो वो होता है ना ट्रांसक्यूलाइजर, जिसे क्या करते हैं बेहोश कर देते हैं। तो यूजिंग ट्रांसक्यूलाइजर इनको बेहोश कर दिया गया लियोपर्ड को, और अब कह रहे हैं कि उसको वापस भेज दिया जाएगा। तो ये देखिए, अब जो लियोपर्ड दोनों केस में बाहर आया, तो देखिए होना तो इससे ये चाहिए था, आर्टिकल लिखने वाले थे कि एक आशा की किरण पैदा होनी चाहिए थी कि जो लियोपर्ड है इन्होंने जीना सीख लिया है अब मैन के साथ साथ, यानी इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था, डरना नहीं चाहिए था। लेकिन दोनों केसों में क्या हुआ, पहले केस में गुरुग्राम में यानी गुड़गांव में, तो जो पुराना जिनका नाम है गुड़गांव, उसमें तो लियोपर्ड को मार ही दिया गया गाँव वालों के द्वारा, और सेकेंड केस में इनको देखिए वापस घर भेजने की तैयारी है, बेहोश कर दिया गया, और बाद में देखिए अब इनको घर भेजने की तैयारी है। घर कौन सा है इनका, नेशनल पार्क या फिर कोई भी सेंचुरी हो, प्रोटेक्टेड एरियाज में इनको वापस भेजा जाएगा लियोपार्ड में। दोनों के दोनों इंसिडेंट्स यह शो करते हैं कि बायस्ड हैं गवर्नमेंट और जो लोग हैं वो। एनिमल्स देखिए, जब भी वाइल्ड एनिमल्स खुले में आते हैं और मैन डोमिनेटेड एरिया में आते हैं, तो देखिए हम अलग तरह से एक रिएक्ट करते हैं, और हमारा रिएक्शन होता है इस तरह से होता है कि हमारे घर में कोई अजीब प्राणी आ गया है, जबकि जो ये पूरी की पूरी धरती है सिर्फ हमारा घर नहीं है, एनिमल्स का भी एक घर है। और जो एनिमल्स हैं इनको भी फ्रीडम प्रोवाइड की है। जैसे देखिए आर्टिकल नंबर 21 में जैसे हमको फ्रीडम प्रोवाइड की गई है, हमको लाइफ और लिबर्टी का प्रावधान है आर्टिकल नंबर 21 में। जो वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 है, ये देखिए वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, इनमें भी इनको प्रॉपर अधिकार है वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं इनको, कि कोई भी इनकी हत्या नहीं कर सकता विद ड्यू प्रोसीजर, यानी पूरी प्रोसेस, बिना किसी प्रोसेस के, बिना किसी कारण के इनकी कोई भी हत्या नहीं कर सकता। तो देखिए अब गुड़गांव में जो हत्या की गई, अब ये हत्या की गई, उनका कहना था कि जो लियोपार्ड था उन्होंने हम पे हमला किया, लेकिन यह गलत है। लियोपार्ड ने किसी भी तरह का हमला नहीं किया था, इसलिए जो वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 है उसके तहत में लियोपार्ड की हत्या कर दी गई, लेकिन एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया गया, यानी बिना किसी कारण की उनकी हत्या कर दी गई।
अब देखिए बात यह है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो हमारे देश में यू कैन से दैट ह्यूमन बींग्स में भी अच्छे से फॉलो नहीं करते, तो क्या तो ये एनिमल्स के केस में फॉलो करेंगे? तो देखिए कई सारे केस हमारे सामने आते हैं, जैसे आप कस्टोडियल डेथ मान लीजिए, फेक एनकाउंटर मान लीजिए, इन सब केसेस में ह्यूमंस के साथ भी अत्याचार होता है। तो एनिमल्स की तो आप बात ही छोड़ लीजिए कि कितना इनके साथ में अत्याचार होता है, और बहुत ज़्यादा ये थ्रेटेंड है, पोचिंग का सामना इनको करना पड़ता है, इनका हैबिटेट लगातार से लॉस हो रहा है। तो आगे देखते हैं इसका तो इनके नेचुरल होम्स कौन से हैं? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने बात कही कि इनको भेज दिया जाए इनके नेचुरल होम्स में। देखिए अब दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ऐसा डिसीजन लिया, उन्होंने जैसे ही वो लियोपर्ड सामने आया तो उन्होंने एक बात उन्होंने सोच ली कि या तो ये जो नेशनल पार्क है हरियाणा वहाँ से आया होगा, या फिर हस्तिनापुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश से वहाँ से निकल कर आया था। और डोमिनेटेड आइडिया यही है कि जो इनका जो घर होता है वो वाइल्ड एनिमल्स का, तो यह तो देखिए प्रोटेक्टेड एरिया होता है और इनको रेस्क्यू करके वहीं वापस भेज देना चाहिए प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर में। लेकिन ऐसा क्यों ऐसा कहा जाता है कि जो इनका घर है वो सिर्फ प्रोटेक्टेड एरियाज है, क्यों इनका घर बाकी एरिया नहीं है? और देखिए अगर ऐसी ही बिहेवियर किया जाता है जो फॉरेस्ट में जो ट्राइबल्स हैं उनके साथ में, ट्राइबल्स को ऐसा कहा जाता है कि आपका घर तो देखिए शहरों में है, गांव में है, आप क्यों जंगलों में रहते हो, तो आप अपने घर में जाइए। तो देखिए यानी ट्राइबल्स को यूं कहते हैं कि आप अपने घर में इंसानों के साथ जाके रहिए, आप जानवरों के साथ क्यों रह रहे हैं? और जानवरों को यूं कहा जाता है कि आप यहाँ क्यों रह रहे हैं, आप जंगल में रहिए। इस तरह की बात ये कह रहे हैं कि को एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है वो फर्क नहीं करता दोनों एनिमल्स के बीच में, चाहे वो वाइल्ड एनिमल्स है या पेट एनिमल्स हैं। और एक तरह से जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है और ना ही वो किसी प्राइवेट की प्रॉपर्टी है, प्राइवेट पर्सन की प्रॉपर्टी है। तो इनको जब मारा जाता है तो इनको प्रॉपर प्रोसीजर के साथ ही मारा जाना चाहिए, और जो कि डिसाइड करेगा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एक्ट। तो इस तरह का जो है वो वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 है। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, यानी सोल्यूशन क्या निकलते हैं? देखिए लियोपर्ड्स हैं, उन्होंने जीना सीख लिया है एक तरह से अमेजिंग एडेप्टेबिलिटी, सॉरी इन्होंने जीना सीख लिया है, छोड़िए चलो नहीं बोला जा रहा, इन्होंने जीना सीख लिया है यहाँ पर इंसानों के साथ में। और यू कैन से डैट अभी फिलहाल क्योंकि देखिए इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है इसलिए बाहर निकलते हैं, और एक तरह से इसलिए ह्यूमन के एरिया में आते हैं। तो ह्यूमन को इनसे डरना नहीं चाहिए, कुछ दूसरे सोल्यूशन हमें निकालना चाहिए बजाय कि इनको मार दीजिए। और एक तरह से इन्होंने अपने साहस का परिचय दिया कि ये बाहर निकल के आते हैं और इंसानों के एरिया में रहने की कोशिश करते हैं, बजाय कि स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग के हमें दूसरे रास्ते सोचने चाहिए। और हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि इस चीज़ को कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो सिर्फ फ्री पैदा ही नहीं हुए, और इनको देखिए फ्री रहने का भी अधिकार है, जैसा ह्यूमंस को है इनको भी फ्री रहने का अधिकार है और फ्रीडम इनको भी है। और अब देखिए इसकी क्या यूटिलिटी है। यूटिलिटी इनकी पेपर 3 के लिए है। पेपर 3 में इन्वायरमेंट में साफ साफ इसका क्वेश्चन आ सकता है, और प्रीलिम के लिए आपके लिए क्वेश्चन ये है कि मैंने जानबूझ के इसका नाम नहीं बोला था आर्टिकल डिस्कस करने के दौरान में। तो अब आप ये बताइए कि जो कालेसर नेशनल पार्क है वो कहाँ है? वैसे आर्टिकल में दिया है लेकिन मैंने बोला नहीं था क्योंकि ये क्वेश्चन है। मेंस में आर्टिकल ये है कि विद रिस्पेक्ट टू द रिसेंट किलिंग्स, जो रिसेंट किलिंग्स हुई हैं लियोपार्ड की गुरुग्राम में और दिल्ली में भी, जो जैसा इनके साथ बिहेवियर किया गया, तो ये होलिस्टिक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो मैन और एनिमल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होते हैं वो क्यों होते हैं और कैसे इनको रिड्यूस किया जाए। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक्स वेरी मच फॉर डिस्कस। और एप्टीट्यूड के लिए यह आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और देखिए क्यों इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसमें काफ़ी तरह के व्यूज़ है। यहाँ पे देखिए ये ह्यूमन की डायमेंशन ऐड की गई कि लाइनें लंबी थी, तो एक एटीट्यूड, साइकोलॉजी, और यहाँ पे सरकार का व्यू सामने आया, सभी स्टेक होल्डर्स का व्यू यहाँ पे सामने निकल के आया। तो कल को हम केस स्टडी अगर हैंडल करते हैं तो इस तरह का आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ह्यूमन एटीट्यूड इसमें डिस्कस किया गया, इमोशनल इंटेलिजेंस भी आप कह लीजिए, मतलब काफ़ी कुछ इसमें डिस्कस हुआ एथिक्स की केस स्टडी के लिहाज से। प्रीलिम के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो योजना है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो इसका रिप्लाई आपको देना है। जो अगली न्यूज़ है देखिए वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है, फिर भी थोड़ी सी हम इसको डिस्कस करेंगे। ये क्या कहती है, देखिए आपको पता होगा, देखिए सीरिया में क्राइसिस है, इराक में क्राइसिस है। तो जब भी ये सीरिया इराक में क्राइसिस होते हैं तो देखिए यहाँ से जो है एक तरह से क्या होता है, एक माइग्रेशन क्राइसिस पैदा होता है यूरोप की तरफ में। पिछले दिनों में काफ़ी सुर्खियों में था, और यहाँ से मिडिल ईस्ट यानी जो अफ्रीका की जो ऊपर की कंट्रीज़ हैं या फिर जहाँ भी क्राइसिस है वहाँ से लोग जाने की कोशिश करते हैं यूरोप की तरफ में। क्यों जाने की कोशिश करते हैं, तो क्योंकि उनको लगता है कि यूरोप जो है वो ज़्यादा प्रोस्पर्स है और यहाँ पे इनको जो है रोजगार के साधन मिलेंगे, रहने की अच्छी सुख सुविधाएं मिलेंगी, इसलिए वो यूरोप की तरफ अग्रसर होते हैं। लेकिन यूरोप के काफ़ी कंट्रीज माइग्रेशन को लेकर काफ़ी यू कंसिडर संजीदा हैं और कंजर्वेटिव हैं, वो नहीं चाहते। आज का जो यूरोप है वो पहले का यूरोप नहीं है, और पहले जैसे यूरोप वाले कहते थे कि हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं, कोई भी हो चाहे किसी भी धर्म का हो, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। कुछ कंट्री क्या है वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं, वो कहते हैं कि अगर बाहर से जो माइग्रेशन करके लोग आए या फिर इमिग्रेंट्स आए तो वो हमारे रिसोर्सेज को खा जाएंगे, इस तरह की वो बात सोचते हैं। तो यही हुआ,
इसकी थोड़ी टाइमलाइन डिस्कस करते हैं। देखिए, जो यहाँ से थे, जो सीरिया वगैरह से माइग्रेंट्स गए यूरोप की तरफ में, यूरोप के कई कंट्रीज जैसे हंगरी वगैरह ने इनको कहा कि नहीं, आप हमारे देश में वेलकम नहीं हो और आप जाइए कहीं और जाइए। एंजेला मर्केल जो कि चांसलर हैं जर्मनी की, इन्होंने कहा ठीक है भाई, आ जाओ, आप हमारे कंट्री में आ जाइए। काफ़ी विरोध हुआ, ये इन्हीं की कंट्री में इस बात का काफ़ी विरोध हुआ। इनको लगा कि हमारी जॉब्स, हमारी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी, आप क्यों आने दे रहे हैं इनको। तो और इससे सिक्योरिटी ऐसे, क्योंकि देखिए इनमें से कुछ लोग रेडिकल्स निकलेंगे और बाद में बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे। और अब क्या हुआ, एंजेला मर्केल्स ने कहा नहीं, हम वैल्यूज वाले देश हैं, हम इनको नहीं रोकेंगे और हमारे देश में इनको शरण देंगे। लेकिन अब क्या हुआ रिसेंट में एक बॉम्ब अटैक हो गया, बॉम्ब अटैक नहीं, टेरर स्ट्राइक हुआ बर्लिन में, जिसमें से 12 लोगों की जान गई। तो इससे क्या होता है, इससे तो देखिए जो लोग पहले ये विरोध कर रहे थे कि नहीं आप इनको मत आने दीजिए, अब इनका स्टांस ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। अब जो थे, यानी एंजेला मर्केल की जो पहले बात थी, वो कह रही थी कि हमारा देश एक, इस तरह से कई लोग कर रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके पास में मान लीजिए 2 लाख रुपए हैं, तो उन्होंने अभी तक एक बार भी पैसा जमा नहीं कराया। उनको लगता है कि अभी भीड़ है, लाइनें लंबी हैं और जब 30 दिसंबर लास्ट डेट है तो उससे पहले जमा करा लेंगे। तो इन लोगों पे जिन्होंने अभी तक एक बार भी पैसा जमा नहीं कराया बैंक के अंदर में, इन पे ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। सिर्फ उन पे होंगे कि जिन्होंने बार बार पैसा जमा कराया है, यानी पहले भी वो पैसा जमा करा चुके हैं अपने अकाउंट के अंदर। तो बैंक वाले इनसे पूछेंगे कि भाई जब आपने पहले जमा कराया था पैसा, तब आपने इकट्ठा क्यों नहीं कराया, अब क्यों करा रहे हो आप। तो इस तरह के क्वेश्चंस बैंक वाले पूछेंगे। तो देखिए उसके बाद भी अब एक और स्कीम सरकार ने चलाई है। इस स्कीम को हमने कल प्रीलिम की वीडियो में डिस्कस किया था, तो दोबारा एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सरकार ने एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाई है। ये किस लिए है, जिनके पास में भी ब्लैक मनी है, यानी अनअकाउंटेड मनी है। ब्लैक मनी आपको पता होगा, एक ऐसा मनी होता है ब्लैक मनी जिस पर टैक्स नहीं दिया होता है, यानी सरकार के खातों में वो नहीं होता, और जो बैंकों में, यानी सरकार के जो इनकम टैक्स है उनकी निगाह में नहीं होता, बैंक की निगाह में नहीं होता, या तो इन पर टैक्स नहीं दिया होता या फिर इलीगल मीन से ये पैसा कमाया होता है। तो जो भी ये पैसा है, सरकार ने कहा कि देखिए आपके पास अगर काला धन है तो आप इस पे कुछ टैक्स दीजिए और कुछ हमारे नॉर्म्स जो हैं वो फॉलो कीजिए, और फिर वो जो आपका काला धन है वो ऑफिशियली वाइट हो जाएगा। तो क्या सरकार के नॉर्म्स हैं इस बारे में? सरकार सबसे पहले तो कहती है कि आपको अपने काले धन पे 30% जो है अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, यानी आपने नहीं बताई हुई सरकार को इनकम टैक्स के जो अभी निगाह में नहीं है, सबसे पहले तो आप इस इनकम पे 30% टैक्स दीजिए। आप मान लीजिए अगर आपके पास में 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख में तो लगता भी नहीं, वैसे 1 करोड़ मान लीजिए आप, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं जो कि ब्लैक मनी है, यानी अनअकाउंटेड है ये मनी, तो सबसे पहले तो 1 करोड़ पे 30% जो है टैक्स देना होगा, यानी 30 लाख तो साफ साफ टैक्स देना होगा सरकार को। उसके बाद में इस पे सरचार्ज भी लगेगा, यानी 1 करोड़ का 30 लाख तो आपने दे दिया टैक्स के रूप में। अब सरचार्ज आपको पता है, सरचार्ज लगता है टैक्स ऑन टैक्स, और यानी ये सरचार्ज टैक्स पे लगता है। तो 30 लाख आपने टैक्स दिया तो 33% इस पे 30 लाख पे कितना हुआ, 9.9 लाख और हो गया। तो देखिए उसके बाद में भी सेस और सरचार्ज में आपको डिफरेंस भी पता होगा, कल हमने प्रीलिम की वीडियो में डिस्कस किया था कि सेस जो होता है वो भी टैक्स ऑन टैक्स होता है, लेकिन सेस एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए होता है। जैसे सेस एजुकेशन के लिए है, सेस कोल एनर्जी क्लीन एनर्जी के लिए है, और सरचार्ज जो होता है वो भी टैक्स ऑन टैक्स होता है, लेकिन यह किसी भी चीज़ के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर मीन्स डिसाइड नहीं होता गवर्नमेंट के लिए। और अब देखिए यह हो गया, 1 करोड़ आपके पास अनअकाउंटेड मनी थी, 30 लाख आपने टैक्स दिया, 9.9 लाख आपने सरचार्ज दिया। इसके बाद में भी 10 लाख आपको देनी होगी पेनल्टी, टैक्स अलग से, पेनल्टी अलग से। तो देखिए 10% इस पर पेनल्टी लगेगी तो कितना होगा, 10 लाख हो जाएगा। तो टोटल कितना हुआ? गुड मॉर्निंग, टुडे इज 21 December 2016 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू। सबसे पहले हम नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर नए रूल्स आए हैं सरकार के, कैसे पैसा डिपॉजिट करवाना है। अब बैंक्स के अंदर सिर्फ 10 दिन अब बाकी रह गए हैं। यहाँ पर एंजेला मर्केल से रिलेटेड आर्टिकल है, जो कि चांसलर है जर्मनी से। अभी जर्मनी में आपको पता होगा एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो क्या इसकी रिपरकशंस है उनकी प्रेसिडेंटशिप के ऊपर, उनकी चांसलरशिप के ऊपर। तो ये हम आर्टिकल थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ये भी डिस्कस करेंगे। ये जयललिता से रिलेटेड आर्टिकल है, तो एक पर्सनैलिटी कल्ट की बात है, तो हम ये आर्टिकल नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि इंडिविजुअल के बारे में ये आर्टिकल है और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछती। और ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये जीएस पेपर 3 के लिए, तो हम इसे जरूर डिस्कस करेंगे, अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। यह भी जीएस 3 इन्वायरमेंट के नज़रिए से मैन एनिमल जो कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उससे रिलेटेड आर्टिकल है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये जो अभी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के बारे में है, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है काफ़ी सफिशिएंट पॉइंट्स। तो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं।
देखिए, सरकार ने एक नए रूल्स लाए हैं अब डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी के बाद में कि अब बचे हुए 10 दिन में आप कैसे पैसा जमा करा सकते हैं। यानी जिसने भी अभी तक जो पुराने नोट है, पुराने 500 और 1000 के नोट हैं, अभी तक बैंकों में जमा नहीं कराए हैं, सरकार ने अब यह कहा है कि बचे हुए लोगों को, यानी बचे हुए जो पैसे हैं उनको सिर्फ एक बार में 5000 से ऊपर पैसा जमा कराया जा सकता है। यानी आपको अगर 5000 से ऊपर पैसा जमा कराना है तो आप उस अमाउंट को सिर्फ एक बार में जमा करा सकते हैं। और उसके बाद भी देखिए, बैंक आपसे यह पूछेगा कि अभी तक आपने पैसा जमा क्यों नहीं कराया। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो मैंने आपको बताया कि 5000 जो ऊपर पैसे जमा कराने हैं, इससे ऊपर जो अमाउंट जमा कराना है वो सिर्फ एक बार। ऊपर से जो 2 बैंक ऑफिशियल्स ये पूछेंगे कि इतने लेट आप क्यों हुए। अगर उनको लगेगा कि एक जो रिप्लाई दिया है पैसा जमा कराने वाले ने, यह एक अच्छा रिप्लाई है, यानी सब्सटेंस है उनके रिप्लाई में, तो तभी उनका पैसा जमा होगा, अदरवाइज उनका पैसा नहीं जमा होगा बैंक के अंदर में। तो ये देखिए, 2 बैंक ऑफिशियल्स की कमेटी होगी, वो डिसाइड करेगी वेदर वी शुड अलाउ देम टू डिपॉजिट और नॉट। और उसके बाद में देखिए, सच एक्सप्रेशन है, जो ये इस तरह की एक्सप्रेशन है उन बंदों पे जो हो एप्लीकेबल नहीं होगी जिन्होंने अभी तक एक बार भी पैसा जमा नहीं कराया बैंक के अंदर में 10 तारीख के बाद में, 8 तारीख को जब डिमोनेटाइजेशन होगा उसके बाद में। यानी कहने का मतलब साफ साफ यही है। देखिए, अगर कई लोग क्या होते हैं, कई लोग किस्तों में पैसा जमा करा रहे हैं, यानी देखिए जो ये उन जिनके पास में ब्लैक मनी है वो उनको वाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में, जैसे 10 तारीख से जब ये पैसा जमा कराने की प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, 1-1 लाख करके पैसा धीरे धीरे जमा कराते जा रहे हैं और निकालते जा रहे हैं। टोटल देखिए 10 लाख यहाँ से देख लीजिए, 30 लाख जो टैक्स देना पड़ा, 9.9 लाख सरचार्ज देना पड़ा, तो टोटल हो गया 50 लाख रुपए। यानी देखिए 1 करोड़ जिसके पास अनअकाउंटेड मनी था, 50 लाख तो चला गया उसका वैसे ही। अब बात आती है बचे हुए 50 लाख। अब सरकार ने एक और कंडीशन रखी है कि जो आपका बचा हुआ पैसा है उसका, यानी टोटल का 25% है, बचे हुए का नहीं, टोटल का 25% है, वो आपको बैंक के अंदर जमा कराना पड़ेगा और 4 साल तक आप उस पैसे को नहीं यूज कर सकते। तो ध्यान से सुनिएगा, 50 लाख तो वैसे खत्म हो गया टैक्स टुक्स देने में। इफेक्टिव टैक्स जो बनकर आया वो 50% था, कहने को 30% था, लेकिन इस पर सरचार्ज भी लगा, पेनल्टी भी देनी पड़ी। तो इफेक्टिव टैक्स निकल के आया 1 करोड़ पे 50 लाख रुपए। उसमें से 1 करोड़ का जो 25% है यानी 25 लाख, वो सरकार ने कह दिया कि वो आपको बैंक में जमा कराना पड़ेगा और आने वाले 4 साल तक आप उसे यूज नहीं कर सकोगे। यानी बचा क्या हमारे पास में, जिसके पास भी अनअकाउंटेड मनी है, 1 करोड़ में से 25 लाख उसके पास में बचे और अब उसे यह यूज कर सकता है। तो यह है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। और ऐसा करने पर अगर कोई बंदा ऐसा करता है तो देखिए वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। यानी इनकम टैक्स उससे नहीं पूछेगी कि आपके पास उसके बाद में ऐसा पैसा कहां से आया, कुछ भी क्वेश्चन इनकम टैक्स नहीं पूछेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर वो पैसा इलीगल मीन से कमाया, कि कल को बाद में पता लगे कि मैंने तो किडनैपिंग से कमाया था या रोबरी से कमाया था, तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण में आपने पैसा दे दिया तो आप रोबरी से भी छूट गए। तो वो तो कानून की एजेंसीज हैं जो अपना काम करेंगे कि बाद में अगर खुलासा होता है कि इन्होंने ये पैसा था वो इलीगल मीन से कमाया है। इनकम टैक्स बस यह देखेगी, यह नहीं पूछेगी कि उनके आपने टैक्स दिया है कि नहीं दिया, बस इतनी चीज है। अब आगे देख लेते हैं। इसके देखिए काफी तरह के क्रिटिसिज्म हो रहे हैं। कौन कौन से क्रिटिसिज्म है वो हम देख लेते हैं। क्या क्या क्रिटिसिज्म है न्यू रूल्स के। देखिए सरकार ने स्कीम तो चला दी ऐसी वाली कि आप आने वाले 10 दिनों में सिर्फ एक बार 5000 से ऊपर पैसा जमा करा सकते हैं। लेकिन अब जो कई लोग बेचारे इनोसेंट भी तो हैं जो ये सोचते हैं कि देखिए एक तो ह्यूमन टेंडेंसी है। ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है कि हमेशा डिले करते हैं चीज़ों को। अरे जमा करवा देंगे यार, क्या दिक्कत है, अभी तो टाइम बचा है। तो कई लोग काफ़ी लेजी होते हैं, तो अब उनको जमा करवाना है तो उनके लिए दिक्कत खड़ी होगी। और दूसरा लॉन्ग क्यूज। पहले कई लोगों ने ऐसा सोचा था कि लाइनें अभी लंबी हैं तो बाद में जमा कराएंगे पैसे, तो बाद में कम टाइम लगेगा। इवन देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ऐसा कहा था कि आप देखिए पैनिक मत मचाइए, 30 दिसंबर का टाइम है और लास्ट में आप कर लीजिएगा, लास्ट में जमा करा लीजिएगा। लेकिन अब टाइम आया तो सरकार की गाइडलाइंस स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। और दूसरा आप देखिए बैंक जो ऑफिशियल्स हैं, बैंक ऑफिशियल्स पे अब बर्डन पड़ जाएगा इस सब चीज़ों से। अब बैंक ऑफिशियल्स का तो काम इतना रहेगा कि अब सबसे पूछेंगे कि 2 बैंकों का जो अपना टाइम स्पेयर करना पड़ेगा कि अब वो पूछेंगे कि आपने पहला क्यों नहीं जमा कराया, तो कम से कम उनका टाइम तो वेस्ट होगा ना, उन पर बर्डन तो एक्स्ट्रा पड़ा ही है। और इवन बैंकों के पास में पावर भी आ गई। इस तरह की पावर्स तो इनकम टैक्स वालों के पास होती है। और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है आईबी, जो सीबीडीटी या सीबीसी, यानी अभी देखिए इनकम टैक्स में तो सीबीडीटी के पास में ही है, लेकिन टैक्स की पावर्स मेनली रेवेन्यू मिनिस्टर के पास होती है। तो इस तरह की जो पावर्स हैं अब बैंक ऑफिशियल के पास हो जाएंगी। वही डिसाइड करेंगे कि क्या इनका पैसा जमा करना है क्या नहीं करना। तो इनके पास में एक तरह से डिस्क्रिशन पावर आ गई। और क्या ये बैंक के ऑफिशियल्स है जो इस तरह की पावर्स को हैंडल करने में सक्षम है या नहीं। मतलब देखिए वो अपने काम में तो सक्षम है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक तरह का ये एक नया काम इनके लिए है।
दूसरा इम्प्लीमेंटेशन भी, देखिए हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग रूल्स होंगे, यानी हर एक ब्रांच के लिए HDFC कहेगा नहीं जो ये बात कर रहे हैं, जो ये रिप्लाई कर रहे हैं हमारे हिसाब से सही है, SBI कहेगा कि नहीं नहीं जो ये रिप्लाई कर रहे हैं हम इससे सफिशिएंट नहीं है। तो हर एक जो ब्रांच है उनका, इवन अलग अलग बैंकों के अंदर भी और इवन HDFC के भी जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं उनके अंदर भी अलग अलग रूल्स होंगे, अलग अलग रिप्लाई वो देंगे, अलग अलग रिएक्शन होगा। तो ये तो देखिए आर्बिट्ररी प्रोसेस हो जाएगी पूरी की पूरी। वैसे गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्यों? देखिए गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अभी तक 10 दिसंबर तक एक डेटा के अनुसार 12.44 लाख करोड़ रुपए वापस आ गए हैं गवर्नमेंट के पास में, यानी ये 80% बन जाता है। 15 लाख करोड़ जो करेंसी थी वो सर्कुलेशन में थी डीमोनेटाइजेशन से पहले, और 15 लाख से 15 लाख थी तो 12.44 लाख है वो तो अभी तक वापस ही आ चुके हैं ऑलमोस्ट। तो ऑलमोस्ट 2.5-3 लाख करोड़ अभी 20 दिन का टाइम बाकी है, और 2.5-3 लाख करोड़ रुपए जो है वो पुरानी करेंसी के वो भी मार्केट में है। तो अब देखिए अगर ये पूरा का पूरा ही वापस आ गया तो क्या होगा? फिर तो सरकार की देखिए बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने चलाई ये स्कीम इसलिए थी क्योंकि सरकार को लग रहा था कि जो 3-4 लाख करोड़ रुपए है या फिर 5 लाख करोड़ रुपए वापस नहीं आएंगे क्योंकि वो ब्लैक मनी था। लेकिन अब तो हर कोई जो है इतना ज़्यादा अगर अमाउंट वापस आ गया तो एक तरह से सरकार की किरकिरी हो जाएगी, इसलिए सरकार जो है वो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस यहाँ पे अपना रही है, ऐसा कहना है एडिटोरियल का। ये एडिटोरियल का व्यू है ये। अब देखिए फिनेंस मिनिस्ट्री ने पहले ये सजेस्ट किया था कि डबल काउंटिंग हो गई होगी इसलिए इतना ज़्यादा फिगर आ रहा है, लेकिन बाद में पहले उन्होंने कहा कि 2.5 लाख तक के जो अमाउंट है उसमें किसी तरह की स्क्रूटनी नहीं होगी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि हर तरह के अकाउंट की स्क्रूटनी होगी, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोग एक यू कैन से दैट एक सिग्निफिकेंस अमाउंट में सफल हो पाए हैं अपने ब्लैक मनी को भी जमा करवाने में बैंक में। तो अब काम बाकी रह जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यह देखे कि कौन कौन से अकाउंट में ब्लैक मनी जमा हो चुका है, उनकी छानबीन करे और आगे यू कैन से दैट जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़े। तो ये सारा आर्टिकल था। कहाँ ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है? देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा। मैंने आर्टिकल क्यों डिस्कस किया? क्योंकि एथिक्स